हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज शेयर्स फॉर फ्यूचर के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मतलब शेयर्स कंपनी ने जो इशू किया था जिसको वो फोरफीट कर रहा है अभी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, उसमें उन इंस्टॉलमेंट्स में से कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा, कुछ ऐसा अमाउंट रहेगा जो कि प्रीमियम मनी है। ठीक है, और वो प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने अभी तक शेयर कंपनी के शेयर्स फॉरफीचर के डेट तक अभी तक उसने नहीं पेमेंट किया, जिसके वजह से मजबूरी में आकर के कंपनी ने क्या किया, उनके शेयरों को जब्त किया। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज होता है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर प्रीमियम मनी शेयर होल्डर ने पेड कर चुका है, ठीक है, मतलब फॉरफीचर के टाइम पे अगर प्रीमियम मनी का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो इन दैट केस कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि इन दैट केस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप डेबिट मत करो। ठीक है, आप उसको डेबिट मत करो, क्योंकि प्रीमियम मनी को फोरफीट करने का कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में है ही नहीं। ठीक है, प्रीमियम मनी अगर रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिर्फ एक खोखला रिजर्व है, उसमें कोई भी पैसा आया नहीं है अभी। तो सिर्फ उसी केस में जहां पे प्रीमियम मनी कंपनी का शेयर होल्डर अभी तक पेड नहीं किया है, उसी केस में आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम मनी को आप फोरफीट कर सकते हो, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर सकते हो। तो मैंने जो भी बोला उसको मैं दो पार्ट में समराइज कर रहा हूँ। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ, दो सिचुएशंस पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम मनी रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फॉरफीचर के टाइम पे अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है तो भूल जाइए, प्रीमियम मनी को फॉरफीचर करने को लेकर के कुछ भी फॉरफीचर उसका नहीं हो पाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। अगर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ है शेयर होल्डर के द्वारा, शेयर होल्डर के तरफ से कंपनी अगर रिसीव नहीं किया है वो पैसा, तो तभी जाकर के सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके आप लोग क्या करिएगा, प्रीमियम मनी को फॉरफीट कर सकते हो। ऐसा कंपनीज एक्ट के वेरियस प्रोविजंस में लिखा हुआ है क्लियरली। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि प्रीमियम मनी को आपको जब फॉरफीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट regarding the use of the securities premium reserve। तो कंपनीज एक्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर है इस बात को लेकर के कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को बहुत ही लिमिटेड केस में आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, यानी कि यूज कर सकते हो। It can be used for the redemption of preference shares when preference shares are to be redeemed at a premium। ठीक है, आप उसको प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स को इशू करते समय आप प्रीमियम मनी को यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर द बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हेन इक्विटी शेयर्स are to be issued at a equity shares have been issued at a premium। तो प्रीमियम मनी का कुछ बहुत ही लिमिटेड यूजेज है। ठीक है, जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम के केस में हम लोग प्रीमियम मनी को यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीमियम मनी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स के बाईबैक के केस में, एट अ प्रीमियम के केस में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स को इशू करते समय, बोनस शेयर्स के केस में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, और एनी अदर टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, किसी भी तरह का फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, उसके केस में भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करते समय।
तो हैविंग सेड दैट, सारे कंपनीज एक्ट के सभी प्रोविजंस मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो मैं जो छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया हूँ उसको मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, 10 रुपया वाला फेस वैल्यू था, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। हर एक शेयर पर प्रीमियम 2 रुपया करके था। द शेयर्स आर पेएबल एज फॉलोज। शेयर्स का पेमेंट इस तरीके से होने वाला था। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल 5 रुपया, जिसमें ऑब्वियसली प्रीमियम भी इंक्लूडेड रहेगा 2 रुपया का, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया का, फाइनल कॉल मनी 2 रुपया का। आप चेक करके देख लीजिए, 10 रुपया फेस वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम, 10 और 2 मिला करके 12 रुपया आना चाहिए कंपनी के पास। तो 12 रुपया क्या आ रहा है वो पहले चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन 3 प्लस अलॉटमेंट 5, 3 और 5 8, 8 और 2 10, फर्स्ट कॉल 2, 8 2 10, 10 और 2 फाइनल कॉल 2 रुपया, तो 10 और 2 12 का हिसाब मिल रहा है हम लोगों को। फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड बाय द कंपनी। फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक किया भी नहीं है। ऑल मनीज आर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय मोहन। यानी कि सभी पैसे टाइम पे मिल गए कंपनी को, सिर्फ मोहन से जो 100 शेयर्स का जो मालिक था उससे सारे पैसे नहीं मिले। तो मोहन किसका पेमेंट नहीं किया है वो दिया हुआ है यहाँ पे। मोहन डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू टू व्हिच हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। मोहन ने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी का भुगतान नहीं किया था, जिसकी वजह से कंपनी मजबूर होकर के शेयर होल्डर का जो सभी शेयर्स थे 100 के 100 शेयर्स वो जब्त कर लिए गए। His shares were reissued to Sohan at a price of 8 rupees each, fully paid up। यानी कि 8 rupees each fully paid up के बेसिस पे सोहन को 100 के 100 शेयर्स बेच दिए गए कंपनी के द्वारा, रीइशू कर दिए गए। मोहन वाला शेयर्स था वो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर, रीइशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आप लोगों को फॉरफीचर का एंट्री, रीइशू का एंट्री और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला जो मैटर है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री जो है उसको मैं समझा रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, दैट इज 800, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, 200। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 ईच, 700। टू शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट 300, 100 शेयर्स फॉरफिटेड। एक एक करके समझाता हूँ सरल भाषा में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप देखिए हम लोगों ने 100 शेयर्स इंटू 8 ईच किया। क्यों? मोहन का कितने शेयर जब्त हो रहे थे? 100 शेयर जब्त हो रहे थे, इसीलिए 100 शेयर्स का हम लोगों ने हिसाब किया। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई मैं 8 रुपीज से कर रहा हूँ। 8 रुपीज ही क्यों जब्त हो रहा है, 8 रुपीज ही क्यों डेबिट हो रहा है? इसका रीजन है कि टोटल कंपनी का जो शेयर्स था उसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल 2 रुपया का नहीं किया था। तो 10 रुपया में से 2 रुपया फाइनल कॉल अगर नहीं करेगा तो उसको मैं माइनस करके डिफरेंस में निकाल सकता हूँ 8 रुपया। यानी कि इस 8 रुपया को आप कह सकते हो कि इट इज द कॉल्ड अप वैल्यू। तो याद रखना दोस्तों, जब आप शेयर्स फॉरफीचर का एंट्री करोगे तो कॉल्ड अप वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कैसे निकलेगा कॉल्ड अप वैल्यू आपका? शेयर्स का फेस वैल्यू चेक करना, माइनस कर देना उसमें से जो भी कॉल, फाइनल कॉल या जो भी कॉल कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से नहीं किया है उसको पहले माइनस कर देना। माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू को ही क्या करता है कंपनी? जब्त करता है। बेसिकली कंपनी क्या करता है? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 100 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज यहाँ पे डेबिट हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कंपनी देख रहा है कि मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। मोहन का जो अलॉटमेंट मनी जब वो नहीं दिया था, इसका मतलब वो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम पहले से ही इंक्लूडेड है। तो आपको ये बात पे ध्यान देना होगा कि मोहन जो है या कोई भी शेयर होल्डर जब वो डिफॉल्ट करता है शेयर्स का पेमेंट करने पर, तो उस समय उसका कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट में वो डिफॉल्ट किया है।
तो अगर जिस इंस्टॉलमेंट में वो डिफॉल्ट किया है अगर उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हो। तो मोहन का अलॉटमेंट मनी बाकी था और सिंस अलॉटमेंट मनी के अंदर 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो इसीलिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच, दैट इज इक्वल टू टोटल हो जा रहा है आपका 200 रुपया, 800 प्लस 200 टोटल 1000 रुपीज डेबिट हो रहा है। कॉल्स इन एरियर में अकाउंट में जो पैसा मोहन का बकाया था, जो बाकी अमाउंट था, उसको हम लोग शो करते हैं। तो मोहन का आप देखिए उसने क्या क्या पेमेंट नहीं किया था। उसने अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं दिया था और साथ में उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट का 5 और फर्स्ट कॉल का 2 मिला के 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7 रुपया एक शेयर का उसका बकाया था। तो 7 रुपया एक शेयर पे अगर बकाया था तो 100 शेयर्स पे उसका टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 700 रुपया। 100 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 700। 800 और 200 टोटल मिला करके हो रहा है आपका 1000। उसमें से 700 अगर आप घटाओगे तो कितना हो जा रहा है, आपके पास बचेगा 300 रुपया। ये 300 रुपया चला जाएगा टू क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब ये 300 रुपया अगर आप जानना चाहते हो कि ये कौन सा पैसा आपने ट्रांसफर किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ जब्त किया हुआ पैसा ही ट्रांसफर होता है। मतलब जो शेयर होल्डर दे चुका है लेकिन बाद में जाकर के उसके शेयर जब्त हो गए, यानी कि उसके जो पैसे उसने दिए थे वो भी अब जब्त हो जाएंगे। तो आपको याद होगा कि मोहन ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। एप्लीकेशन का पैसा कितना करके था, 3 रुपीज करके था। तो इसीलिए 100 इंटू 3 तो आप अगर करिएगा तो भी आपका कितना निकलेगा, 300 रुपया आएगा। वो चला जाएगा शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग री इशू का जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो री इशू के टाइम पे आपको पता है कि जब जब कंपनी री इशू करता है इसका मतलब वो शेयर्स को बेच रहा है किसी और शेयर होल्डर को। इस केस में सोहन को बेचा जा रहा है। सोहन को किस रेट से बेचा जा रहा है, सोहन को एक शेयर बेचा जा रहा है 8 रुपया के रेट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा। जब भी आप री इशू करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उसको हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करके हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आ रहा है इसीलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर सोहन को बेचा गया एट द रेट ऑफ 8 ईच। तो 100 इंटू 8 800 रुपीज बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 8 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब ये शेयर्स का एक्चुअल फेस वैल्यू कितना था उस पे आपको ध्यान देना है। तो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना करके था, 10 रुपीज करके था। तो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच टोटल कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो रहा है। 1000 में से अगर आप 800 रुपया जो कि सोहन से मिला था तो उसको माइनस कर दीजिएगा तो भी आपको 200 रुपया का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये जो लॉस है इसको डेबिट कर दिया जाएगा इन द अकाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। तो आपका पूरा जर्नल एंट्री हो जाएगा री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपया जो आपको मिला, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 रुपया जो आपका नुकसान हुआ, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जो शेयर्स का फेस वैल्यू था फुल 1000 रुपीज से आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 शेयर्स री इशूड एट ₹8 पर शेयर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में 300 रुपया क्रेडिट गया था और 200 रुपया डेबिट गया। सारे शेयर्स री इशू हो चुके हैं, पार्शियल री इशू का ये क्वेश्चन नहीं है। तो 300 में से अगर आप लोग 200 को माइनस करिएगा तो आपके पास अभी भी 100 रुपया का बैलेंस बचा हुआ है शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में। उस 100 रुपया का बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दो फ्रॉम द शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 100 रुपीज, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से हम लोग 3 चीज सीख लिए। एक तो शेयर्स फॉरफीचर का एंट्री सीखे, री इशू का एंट्री सीखे और कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री क्या होगा वो सीखे। तीनों एंट्री को मैं रिकैप कर देता हूं आप लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉरफीचर के टाइम पे
जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो जर्नल एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होगा कैपिटल कॉल्स इन एरियर अकाउंट और साथ में क्रेडिट होगा शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको री इशू का एंट्री करना है। री इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कुछ लॉस हुआ है कंपनी को री इशू के टाइम पे तो शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा, साथ में क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का जर्नल एंट्री बहुत ही इजी है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करिएगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो गए। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।